एक बार फिर से रुख करेंगे मोदी की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा अभियान का। There'll be desks and benches, there'll be better quality of teaching, there'll be infrastructure. Think about my radical suggestion. Thank you very much for giving me an opportunity to express my views. मोदी जी, नमस्कार, मैं अनन्या गोयल हूँ पुणे से। मोदी जी, आपने कुछ समय पहले बेलगांव से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एम्पावरमेंट के ऊपर अपने विचार दिए थे। मैं जानना चाहती हूँ कि इन महिलाओं के लिए, शहरी महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं और आप क्या कदम उठाने वाले हैं? थैंक यू। ग्रामीण महिलाओं के संबंध में मैंने जो विषय रखे थे, शहर में भी एक तो तबका होता है कि जो अति सुखी लोग रहते हैं, एक लोग होते हैं जो मिडिल क्लास की सोसाइटी रहे, लेकिन बहुत बड़ा तबका होता है जो बहुत गरीब लोग रहते हैं। वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चालियों में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों की समस्या अलग अलग है। सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन को हम लोगों ने प्रॉब्लम माना है और इस साइकी के कारण हमने समस्याओं को बढ़ने में शासन ने ही कोई न कोई रोल प्ले किया है। अब हमने हमारी सोच में ही परिवर्तन लाना चाहिए कि अर्बनाइजेशन ये प्रॉब्लम लगता होगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, अवसर है। अगर हम उसको अवसर मान करके व्यवस्थाओं को विकसित करें तो शहरी जीवन में भी बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी में काफी कुछ हम संतोषजनक सुधार दे सकते हैं। कुछ प्राथमिक सुविधाओं के, जैसे बड़े शहरों में इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, क्यों ना हम इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों के लिए मैक्सिम अरेंजमेंट वाला एक पूरा ही व्यवस्था बना करके रखें। वो सुबह आए, अपना नहाना धोना, इंटरव्यू देने चला जाना, शाम को वापिस चले जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटा सा भी प्रयास, जो सारे इंटरव्यू बड़े शहरों में होते हैं, हर दिन 5-10 हजार लड़के तो कहीं न कहीं से वहां इंटरव्यू के लिए आते ही होंगे। अगर उनके लिए एक व्यवस्था रहती है, उनको अलग ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, जीवन में बदलाव आएगा। वहां पर जो लोग रहते हैं, कभी तो स्थिति क्या होती है, एक घर के अंदर नल में पानी जा रहा है, वो एक प्लम्बर ढूंढ रहा है, उसको प्लम्बर नहीं मिल रहा है। हम अगर उस प्रकार का एक मैकेनिज्म सेट करें कि कहीं झुग्गी झोपड़ी में प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसको दिन भर कल तुम्हारे लिए इतना असाइनमेंट है, तुम ये काम करके आओ। ये सारी चीजें आज मोबाइल गवर्नेंस से संभव है। हम उसको मैसेज दे सकते हैं। हम एक नेटवर्क खड़ा करें तो जिसको पानी के नल के लीकेज होने की परेशानी है वो भी दूर होगी। जो दिन रात एक प्लम्बर नौकरी ढूंढ रहा है उसको काम मिल जाएगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा। वो तय कर लेगा कि ये 10 किलोमीटर के रेंज में मेरा इतना काम है, आज एक दिन भर में इसी पर मैपिंग करके वो काम कर लेगा। वरना क्या करता है वो बेचारा 20-20 किलोमीटर साइकिलिंग करता है। ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो सकती है। जैसे एक हमने प्रयोग किया, क्रिकेट वाले जानते हैं वनडे गवर्नेंस, हमने शुरू किया वनडे क्रिकेट होती है, वनडे क्रिकेट, हमने शुरू किया वनडे गवर्नेंस। 80, 100, 150, 200 ऐसा करते करते जितनी सेवाएं हैं, सुबह आओ, अपना लिफाफा रख के जाओ, शाम को वापस जाते आपको काम हो जाएगा, आपका समय बच जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधा होती। जहां झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, पानी, सैनिटेशन, जितना ज्यादा हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितनी आवश्यकता है इस पर बल देंगे तो हेल्थ संबंधित सवाल बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी बात है, अब इस देश को तय करना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूं माताओं बहनें, 2022 में भारत की आजादी को
75 साल होंगे, 75 ईयर होंगे। देश के लिए, आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनको हम याद करें। हम याद करके तय करें कि 75 साल जब आजादी के होंगे, तब हम उनको कैसा देश सुपुर्द करेंगे, अभी से तय करना चाहिए। मेरे मन में सपना है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो, तब हिंदुस्तान का हर परिवार को रहने के लिए घर हो। घर मतलब सिर्फ चार दीवारी और छत नहीं। मैं जब घर की बात करता हूं, तब घर का मतलब है उसमें बिजली हो, उसमें नल हो, नल में पानी भी हो, वरना ऐसा ना हो नल हो पानी ना हो। उसको बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, नजदीक में कहीं न कहीं पढ़ने की व्यवस्था हो। अगर इतना, और शौचालय हो, ऐसा घर, चाहे वो शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, गांव में रहता हो, आजादी के 75 साल ये लक्ष्य लेकर के हमारे देश में हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। और ये अभियान चलेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट के कारखाने चलेंगे, लोहे के कारखाने चलेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर को काम मिल जाएगा, काम करने वाले नौजवान कम पड़ जाएंगे, इतना काम निकलेगा और देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पर होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट अपने आप होगा। और इसलिए एक मिशन मोड में हमारे देश में, और मुझे जब भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, मैंने गुजरात में बेड़ा उठाया है, कर रहा हूं, तेजी से कर रहा हूं। जब देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और आप माता बहनों का आशीर्वाद से मुझे जरूर मिलेगा, उस समय मेरे मन में एक सपना, ये काम मैं करके रहना चाहता हूं कि देश जब आजादी के 75 साल मनाए, तब गरीब से गरीब परिवार क्यों ना हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला क्यों ना हो, उसका अपना घर हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, शौचालय हो, बिजली हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, नजदीक में हेल्थ की सुविधा हो। इतना भी अगर कर लें, पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हावड़ा से। वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। मोदी जी, हावड़ा चलते हैं सीधा। आय पर चर्चा नरेंद्र मोदी की जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे नरेंद्र मोदी की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा का। That in Australia, we have Dr. Economy Force Public Part in transportation system, city collectors, bus drivers as officers. Do you agree that in India, we will also see women in these jobs party with a great respect to the public? Or how do you think we can encourage this in India? How long do you think it will take? Thank you. जयपुर से भी लोग जुटे हुए हैं, उनकी क्या सजेशंस आइए सुनते हैं। नमस्कार मोदी जी, मैं सोनाक्षी वर्सेस जयपुर राजस्थान से। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा एक सुझाव है कन्या भ्रूण हत्या पे, जो कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितनी भी तकनीक अपना रहे हैं, तब भी हम पिछड़े जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि इस विषय को गंभीरता से लें, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन करें, साथ ही साथ हमारी अवेयरनेस बढ़े। आज भी लड़कियों को आर्थिक बोझ माना जाता है, जो मानना बंद किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए अब चलते हैं गोरखपुर, वहां से भी कुछ सवाल लेके लोग खड़े हैं। गोरखपुर प्लीज। हेलो, नमस्कार मोदी जी, मैं गोरखपुर से नेहा गुप्ता बात कर रही हूँ। पहले तो मैं आपका गोरखपुर में अभिनंदन करती हूँ और मेरा सवाल ये है कि भारत में खेती के क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी उनको
हर महत्व क्यों नहीं दी जाती है? आपके विचार में महिलाओं को खेती के विकास दर में बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया जाए? हेलो। देखिए, मेरा मत है कि हमारे यहाँ कृषि ज्यादातर महिलाएं संभालती है, लेकिन परंपरागत रूप से कर रही हैं। उनको परिश्रम बहुत करना पड़ता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में आज उपलब्ध है। हमने महिलाओं की मदद में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि उनकी शक्ति, क्षमता और अनुभव का बहुत बड़ा लाभ हमें कृषि क्षेत्र में मिल सकता है। दूसरा, हमारे कृषि क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक, जो रेगुलर हम खेती करते हैं वो। दूसरा, 1/3 पशुपालन। और तीसरा, 1/3 जो हमारे खेत की बॉर्डर होती है, वहां पर वृक्षों की खेती, टिम्बर की खेती। आज देश को बहुत बड़ी मात्रा में टिम्बर इंपोर्ट करना पड़ता है। सिर्फ हमारे खेत के किनारे पर ही इस प्रकार के पेड़ लगा दिए जाएं तो 20 साल 25 साल के बाद, और मैं तो किसानों को हमेशा आग्रह करता हूं कि आप अपने खेत के किनारे पर घर में जब बेटी पैदा हो 5 पेड़ लगा दीजिए। बेटी बढ़ती जाएगी, पेड़ भी बढ़ता जाएगा। बेटी की शादी करने की जब आएगी नौबत, 1 रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसी पेड़ से बेटी की शादी हो जाएगी। और इसलिए ये एक हमने सोशल अवेयरनेस का कैंपेन चलाना चाहिए। और अगर ये हमने किया तो हमारी माताएं बहनों का जो आज कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, माताओं, आप ट्राइबल बेल्ट में जाइए, करीब करीब महिलाएं ट्राइबल बेल्ट में खेती करती हैं, वही संभालती हैं। पुरुष का बहुत कम रोल है। और इस अर्थ में उनको ये टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिले। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हेल्प हम महिलाओं को देंगे, उतनी उनकी शक्ति का भी व्यय जो हो रहा है बचेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ेगी। इस कमी के कारण अब हम मोदी जी एक आखिरी सवाल लेंगे। नॉर्थ ईस्ट की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स वहीं पे मौजूद है, डेस्टिनेशन पे। वो सवाल पूछना चाहेंगे मोदी जी आपसे। तो अलग अलग जगहों से महिलाएं अपने सवाल रख रही हैं नरेंद्र मोदी के सामने। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।